पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि हुओ युहाओ और तंग वुतोंग सन मून एम्पायर के कैंप के पास आ चुके थे। हुओ युहाओ ने कहा, क्या तुम लोग श्रेक सिटी से मुझे सौंपने की मांग नहीं कर रहे थे? मैं अब यहां हूं। कौन है जो मुझे लेने आएगा? अब आगे देखेंगे। हुओ युहाओ की आवाज बहुत साधारण और सीधी थी, लेकिन वह दूर तक फैल गई और सन मून एम्पायर के पूरे कैंप में गूंज उठी। फिर भी कोई भी सर्वेलेंस सोल टूल उसकी सटीक लोकेशन का पता नहीं लगा सका और पहले से फैला हुआ तनाव और भी बढ़ गया। जूजी अपने कमांडर टेंट के अंदर से उसकी आवाज साफ साफ सुन सकती थी। उसी समय कई मैसेंजर्स बाहर की सारी स्थिति की रिपोर्ट लेकर उसके सामने पहुंच चुके थे। जूजी थोड़ी उदास भी थी। वजह यह थी कि उसे अभी अभी ईविलाई टायरेंट सोल इंजीनियर लीजन के कमांडर सिया श्वांचन की सूचना ट्रांसमिशन सोल टूल्स के जरिए मिली थी। ईविलाई टायरेंट और इंपीरियल ड्रैगन लीजन्स ने लिंगडो सिटी पर अपने एम्बुश में सफलता हासिल कर ली थी और उन्होंने डू लिंग सिटी के रॉयल पैलेस को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। लेकिन जैसे ही वे वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे, बहुत से ईविल सोल मास्टर्स अचानक उन पर टूट पड़े, जिसके कारण दोनों लीजन्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यहां तक कि इंपीरियल ड्रैगन लीजन का कमांडर शू तियान्युअन भी मारा गया। जूजी की पहली प्रतिक्रिया यह थी कि इस खबर को तुरंत दबा दिया जाए, कम से कम तब तक जब तक शाश्वांचन और बाकी लोग वापस नहीं आ जाते। ईविल सोल मास्टर्स का दो बीस्ट रैंक्ड सोल इंजीनियर लीजन्स पर हमला बहुत बड़ा मुद्दा था। वॉर गॉड एम्प्रेस होने के बावजूद वह इस खबर को छुपा नहीं सकती थी। बीस्ट रैंक्ड सोल इंजीनियर लीजन्स क्या दर्शाते थे? वे सेना की ताकत थे, और इंपीरियल ड्रैगन लीजन तो सीधे रॉयल फैमिली का प्रतिनिधित्व करता था। यहां तक कि सू तियानरान खुद भी अगर मौजूद होता तो उसे इस मामले को बहुत सावधानी से संभालना पड़ता, क्योंकि यह मामला सेना और रॉयल फैमिली दोनों से जुड़ा था। जूजी तो फिर भी अकेली थी। और ईविल सोल मास्टर्स? वे होली गोस्ट चर्च के लोग थे, जिनके पास दो अल्टीमेट डुलुओ थे। साथ ही होली गोस्ट चर्च का सुप्रीम लीडर जोंगली वू अभी उनकी सेना का सुपरवाइजर भी था। जूजी समझ नहीं पा रही थी कि होली गोस्ट चर्च ने अचानक दो बीस्ट रैंक्ड लीजन्स पर हमला क्यों किया, लेकिन वह स्याश्वांचन की बात पर भरोसा करती थी। जूजी के नजरिए से चार बीस्ट रैंक्ड लीजन्स के कमांडर्स में सिया श्वांचन सबसे कमजोर था, लेकिन उसकी सोच सबसे साफ थी और इसी वजह से उसने उसे यह बड़ी जिम्मेदारी दी थी। सिया श्वांचन ने अपने ट्रांसमिशन में होली गोस्ट चर्च के उद्देश्य को विस्तार से समझाया था। होली गोस्ट चर्च सेना को कमजोर करना चाहती थी और सोल इंजीनियर लीजन्स की ताकत को निशाना बनाया गया था। साथ ही उन्होंने इंपीरियल ड्रैगन लीजन के कमांडर सू तियान्युएन को भी मारा। सू तियान्युएन के पास जो स्टोरेज टाइप सोल टूल था, वह हमले में गायब हो गया था और उसके अंदर शायद कई क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स थे। सही संख्या किसी को नहीं पता थी। क्या यह वजह काफी थी? आम लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं। आखिर दो बीस्ट रैंक्ड लीजन्स पर हमला करना कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन होली गोस्ट चर्च जैसे लालची और खुदगर्ज संगठन के लिए, जिन्हें दूसरों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी, यह बिल्कुल सामान्य था। जूजी अच्छी तरह जानती थी कि होली गोस्ट चर्च की असली लीडर ये सिशुई अपनी डेथ गॉड को किस प्रकार चार्ज करती थी। कुछ ही समय पहले होली गोस्ट चर्च ने हजारों मृत सैनिकों की आत्माओं का इस्तेमाल बीस्ट गॉड पर हमला करने में किया था और खुद जोंगली वू एक टीम लेकर डी तियान को मारने के लिए निकल पड़ा था। जोंगली वू और बाकी लोग वापस तो आ गए, लेकिन जब वे गए थे तो उनकी संख्या 10 से ज्यादा थी और लौटकर 1/3 लोग ही बचे। जोंगली वू का चेहरा बिल्कुल गंभीर था। साफ था कि उनकी योजना सफल नहीं हुई। बीस्ट गॉड को मारना इतना आसान नहीं था। यह परिणाम जूजी के लिए अच्छा था, वह यही देखना चाहती थी। लेकिन सेना में भारी विवाद उठ खड़ा हुआ था जब सबको यह पता चला कि होली गोस्ट चर्च ने मृत सैनिकों की आत्माओं का इस्तेमाल किया था। होली गोस्ट चर्च के ताकतवर लोग बच निकले, लेकिन पूरा दबाव जूजी पर आ पड़ा। सैनिक देश के लिए अपने प्राण त्यागते हैं और वे पहले से ही वीर होते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्माओं का इस तरह इस्तेमाल किया गया, यह सेना के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य था। सेना और होली गोस्ट चर्च के बीच का संघर्ष लगातार बढ़ रहा था। ऐसे में सिया श्वांचन की खबर वापस आने पर यह सिर्फ चिंगारी नहीं लगने वाली थी, बल्कि सीधा बड़ा विस्फोट होने वाला था। जूजी को होली गोस्ट चर्च से ज्यादा डर नहीं था। सेना में भी कई फॉर्मिडेबल व्यक्तित्व थे और क्लास 9 सोल इंजीनियर्स की भी कोई कमी नहीं थी। उनके पास कई बीस्ट रैंक्ड सोल इंजीनियर लीजन्स थे। लेकिन रेडियंट सिटी का क्या? वहां दो ईविल सोल मास्टर्स थे और उनमें से एक थी डेथ गॉड डुलुओ ये शिशुई। होली गोस्ट चर्च का पूरा आधार भी वहीं था।
अगर यहां कुछ होता तो होली गोस्ट चर्च सीधे कैपिटल पर हमला कर सकती थी। उसे शू तियनरान की जान की परवाह नहीं थी, लेकिन उसे अपने बेटे की परवाह थी। सन मून एम्पायर भी इस समय बहुत मजबूत स्थिति में था। वह उसे अव्यवस्था में नहीं डूबने देना चाहती थी। ऐसी परिस्थितियों में जूजी और भी उलझ गई थी और अपनी बुद्धि और क्षमता के बावजूद फैसला नहीं कर पा रही थी। वह सिर्फ इतना कर सकती थी कि अभी के लिए सेना के गुस्से को कुछ समय और दबा कर रखे, कम से कम जब तक उसकी सारी तैयारियां पूरी न हो जाए। उससे पहले सेना और होली गोस्ट चर्च का सीधा टकराव उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। साथ ही जूजी को एक बात अजीब लग रही थी। आखिर होली गोस्ट चर्च ने 2 बीस्ट रैंक्ड लीजेंस पर हमला करने के लिए किन लोगों को भेजा था? जूजी को होली गोस्ट चर्च के सोल मास्टर्स की ताकत का अंदाजा था। सन मून एम्पायर ने इस पर पहले पूरी जांच भी की थी। वह दोनों सोल इंजीनियर लीजेंस की क्षमता को बहुत अच्छी तरह जानती थी। डाउलिंग सिटी पर सफल हमले के बाद भले ही वे थोड़े ढीले पड़ गए हों, लेकिन फिर भी उन पर हमला करने के लिए बहुत ही ताकतवर लोग चाहिए थे। अनडेड क्रीचर्स, बहुत सारे अनडेड। यह सुनकर होली गोस्ट चर्च जैसा लगा। लेकिन श्याश्वांचन की रिपोर्ट में कुछ शक पैदा करने वाली बातें थीं। उनके दुश्मन खुद को छुपा सकते थे। सिर्फ यह बात ही जूजी को झटका देने के लिए काफी थी। सोल मास्टर्स भी खुद को छुपा सकते थे। ईवल सोल मास्टर्स भी कर सकते थे। लेकिन जूजी केवल एक ऐसे व्यक्ति को जानती थी जो स्टेल्थ में माहिर था और अकेले लड़ाई लड़ने में सक्षम था। साथ ही सियाश्वांचन ने यह भी बताया था कि उन पर हमला करने वाले ईविल सोल मास्टर्स में कोई ऐसा था जिसके पास आइस और स्नो जैसी अद्भुत क्षमताएं थीं। वह आइस और स्नो के डोमेन टाइप स्किल का इस्तेमाल करके डेथ ट्रैप बनाकर उन्हें घेर रहा था। आइस और स्नो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज। अगर इन दोनों क्षमताओं को एक साथ देखा जाए तो जूजी को शक होना ही था। वह वॉर गॉड एम्प्रेस कहलाने लायक ही तब होती। जूजी बस मजबूर होकर मुस्कुरा दी जब वह उस व्यक्ति के बारे में सोचने लगी। जूजी अब खुद अपने ही खेल में फंस गई थी और स्थिति बेहद अजीब थी। वह जानती थी कि उसका विरोधी क्या कर रहा है, लेकिन वह उसे रोक नहीं सकती थी। वह उसकी पहचान तक उजागर नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि उसे खुद होली गोस्ट चर्च से निपटना था। हुओ युहाओ ने सन मून एम्पायर के 2 बीस्ट रैंक्ड लीजेंस को नष्ट करके सारी जिम्मेदारी होली गोस्ट चर्च पर डाल दी। एक तरह से वह जूजी की ही मदद कर रहा था, लेकिन समय ठीक नहीं था। साथ ही हुओ युहाओ ने सूतियन युअन को भी मार दिया था। सूतियन युअन रॉयल फैमिली का सबसे शक्तिशाली प्रिंस था। उसके मरने का मतलब था कि रॉयल फैमिली का शक्ति संतुलन फिर से बदल जाएगा और जूजी का उससे एक ठीक ठाक रिश्ता भी था। हुओ युहाओ की इस हरकत ने सारी योजनाएं उलट पलट कर दी थीं, लेकिन फिर भी जूजी उसकी पहचान उजागर नहीं कर सकती थी। अगर करती तो उसके सारे प्रयास बेकार हो जाते। सेना और होली गोस्ट चर्च की दुश्मनी खत्म हो जाती और दोनों मिलकर श्रेक सिटी पर ध्यान लगा देते, जो उसके लिए और भी बुरा होता। जूजी ने खुद श्रेक एकेडमी की स्थिति का फायदा बहुत बार उठाया था और इस समय हुओ युहाओ उसका फायदा उठा रहा था। उसे मानना पड़ा कि उसे हुओ युहाओ को यह नहीं बताना चाहिए था कि उसका लक्ष्य डाओलिंग एम्पायर है। वह लड़का बहुत चालाक था, लेकिन जूजी को ऐसा नहीं लगा कि वह हार गई है। डाओलिंग सिटी का रॉयल पैलेस तबाह हो चुका था और चाहे अंत में दोनों बीस्ट रैंक्ड सोल इंजीनियर लीजेंस नष्ट हो गए हों, फिर भी अंतिम जीत उसी की मानी जाती। सच तो यह था कि हुओ युहाओ और बाकी लोग समय पर नहीं पहुंच पाए थे। स्थिति बहुत उलझी हुई थी और जूजी को अलग अलग समस्याओं से एक साथ निपटना पड़ रहा था। वह अभी अपने काम में व्यस्त थी कि बाहर हुओ युहाओ की आवाज आ गई। हुओ युहाओ की आवाज सुनते ही जूजी की पहली प्रतिक्रिया थी, तो फिर उन दोनों लीजेंस पर हमला उसने नहीं किया? हाँ, अगर वही करता तो इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच जाता? और वह क्या करना चाहता है? क्या वह सोचता है कि मैं उसे पकड़ना चाहती हूं? या क्या वह हमारे रिश्ते का फायदा उठाकर मुझे मुश्किल में डालना चाहता है? नहीं, वह ऐसा काम यूं ही नहीं करता। जूजी कुछ क्षण के लिए हैरान रह गई। उसका दिमाग खाली हो गया। हुओ युहाओ ने खुद कहा था कि उसे जूजी को चौंकाने के लिए उसकी तैयारी से पहले आना होगा। अभी के लिए वह इसमें सफल रहा था। स्यास्वांचन की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों लीजेंस के बचे लोग रात तक ही सेना तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि उन्हें बहुत दूरी तय करनी थी। और दूसरा कारण था कि लगातार हुओ युहाओ के एम्बुश का शिकार होने के बाद वे बेहद डरे और सतर्क हो गए थे। उन्हें मजबूरी में बहुत सावधानी से चलना पड़ रहा था। साथ ही वे पहले ही अपनी कोशिशों से बेहद थक चुके थे। वे पूरा प्रयास कर रहे थे कि रात होने से पहले कैंप पहुंच सकें।
इसलिए जूजी को अपनी प्रारंभिक हैरानी के बाद तुरंत समझ आ गया कि हुओ युहाओ अभी भी उसका इस्तेमाल कर रहा है। एक तेज दिमाग वाला व्यक्ति दूसरे को मात देना चाहता है तो उसे उससे 5 कदम आगे सोचना पड़ता है। अगर हुओ युहाओ ने इन दोनों लीजेंड्स के लौटने का समय सटीक रूप से गणना किया है तो वह अभी क्या करना चाहता है? पास माई ऑर्डर। फायर फिनिक्स सोल इंजीनियर लीजन को तुरंत मोबिलाइज किया जाए और वे मुझे एस्कॉर्ट करेंगे ताकि मैं खुद जाकर देख सकूं कि वह लड़का क्या कर रहा है। सभी सोल टूल फ्रंट्स लिंक्ड डिफेंसेस तैयार रखें लेकिन फायर मत करें। सभी क्लास 8 और उससे ऊपर के सोल इंजीनियर्स को आसमान में इकट्ठा होने और बैटल तैयार रहने का आदेश दें। जूजी ने तेजी से आदेश दिए और अपने टेंट से बाहर निकल गई। जूजी को अपनी सुरक्षा की परवाह बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हुओ युहाओ वही था जो उसे उकसा रहा था। उसे यकीन नहीं था कि चाहे लड़ाई कैसी भी हो, हुओ युहाओ उसकी जान ले सकता है, वरना वह उस रहस्यमयी डेमीप्लेन से जिंदा कैसे लौट पाती। हवा में हल्की रोशनी झिलमिलाई और सन मून एम्पायर के हर सोल इंजीनियर के चेहरे उतर गए। वे अपने दुश्मन को लॉक ही नहीं कर पा रहे थे। यह क्या हो रहा था? इसका मतलब था कि यह आदमी जब चाहे उनके कैंप में दाखिल हो सकता था। सेफ्टी फर्स्ट, कमांडर। हमें पता ही नहीं कि वो व्यक्ति कहां है। जूजी जैसे ही अपने टेंट से बाहर निकली, कई क्लास 9 सोल इंजीनियर्स ने उसे घेर लिया। साथ ही उन्होंने एक लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर सक्रिय कर दिया और जूजी को उसके भीतर सुरक्षित कर लिया। जूजी हल्का सा मुस्कुराई और हाथ हिलाया। इट्स ऑल राइट। वह हमारे कैंप में ज्यादा गहराई तक आने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर अंदर आया तो निकल नहीं पाएगा। चलो देखते हैं कि वह क्या कर रहा है। ये बातें उसने आसपास के लोगों के लिए कही थीं। हुओ युहाओ का डेमीप्लेन जानने के बाद जूजी को उसकी सर्वाइवल एबिलिटीज का पूरा अंदाजा था। कमांडर, द फायर फिनिक्स लीजन तैयार है। जूजी ने सिर हिलाया। फायर फिनिक्स लीजन मेरे साथ हवा में चलेगी। लीजन का लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर सक्रिय करो। हुओ युहाओ और तंग वुतोंग अभी भी आसमान में थे, लेकिन इमिटेशन से पूरी तरह छिपे हुए थे और कोई भी उन्हें देख नहीं पा रहा था। रोशनी लगातार चमक रही थी और आसमान में एक चमकता हुआ गोला दिखाई दे रहा था। अगले ही पल सन मून एम्पायर के कैंप से एक आग जैसा लाल गोला धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। गोला पारदर्शी था और भीतर क्या हो रहा है यह हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। फायर फिनिक्स लीजन के सोल इंजीनियर्स ने लाल रंग के सोल टूल्स पहने हुए थे और उनकी इक्विपमेंट खास तौर पर चमकदार दिख रही थी। बीस्ट रैंक्ड 4 सोल इंजीनियर लीजन्स में फायर फिनिक्स लीजन की स्थिति शुरू में इंपीरियल ड्रैगन लीजन से बस थोड़ी ही कम थी, लेकिन जूजी के कमान संभालने के बाद और सूत्यन रान के मजबूत समर्थन के साथ साथ ही उसके वॉर गॉड एम्प्रेस बनने की प्रतिष्ठा बढ़ने के बाद फायर फिनिक्स लीजन की स्थिति अब लगभग इंपीरियल ड्रैगन लीजन जितनी ऊंची हो चुकी थी। आसमान में एक के बाद एक लाइट बीम्स चमक रही थीं। हवा साफ तौर पर झिलमिलाती और मुड़ती हुई लग रही थी क्योंकि फायर फिनिक्स लीजन का लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर बेहद गर्म था, क्योंकि उनके सोल टूल्स मुख्य रूप से फायर टाइप वेपन्स थे। जूजी उस गोले के अंदर तैर रही थी। वह एक शानदार गोल्डन रेड रंग के ह्यूमन शेप्ड सोल टूल में थी जो उसके शरीर को पूरी तरह ढके हुए था। उस सोल टूल पर बहती हुई चमकदार रोशनी उसके स्तर को और ऊंचा दिखा रही थी। यह सोल टूल सन मून एम्पायर के उन ह्यूमन शेप्ड सोल टूल से बिल्कुल अलग था जिन्हें हुओ युहाओ अब तक देख चुका था। दूर से देखने के बावजूद हुओ युहाओ महसूस कर पा रहा था कि यह सोल टूल उसकी आईसी वॉर गॉड्स आर्मर के बराबर था, कुछ मामलों में शायद उससे भी बेहतर। उदाहरण के लिए, जूजी अपनी कल्टीवेशन रैंक के बावजूद इस पिनिकल क्लास 9 ह्यूमन शेप्ड सोल टूल का इस्तेमाल कर पा रही थी, यानी यह सोल टूल इस्तेमाल करने वाले से कम ऊर्जा मांगता था, जो आईसीआई वॉर गॉड्स आर्मर में नहीं था। बेशक यह भी निर्भर करता है कि इसे पहन कौन रहा है। जूजी इसे ज्यादातर अपनी सुरक्षा के लिए पहन रही थी। हो युहाओ गंभीर चेहरे के साथ हवा में प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही नीचे मौजूद कई सोल टूल्स ने दोबारा उसे लॉक कर लिया, लेकिन जल्द ही लॉक करने वाले सोल इंजीनियर्स दंग रह गए। वे जैसे किसी खाली जगह को लॉक कर रहे थे। वे किसी जीवित व्यक्ति की मौजूदगी महसूस ही नहीं कर पा रहे थे। हुओ युहाओ अब अनुभवी हो चुका था। वह अपनी जान खतरे में नहीं डालता। वह बस स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन का उपयोग कर रहा था और 100 मीटर दूर अपना एक हॉलोग्राम बना दिया था। सोल इंजीनियर्स चाहे जितना लॉक करें, उन्हें असली जगह नहीं मिलेगी। इसके अलावा हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन पूरे क्षेत्र को कवर कर रही थी। जब तक उसे कोई स्पिरिचुअल बैरियर न मिले, कोई भी सोल टूल कब फायर होने वाला है, ये उसे पहले ही पता चल जाता
और वह आसानी से बच सकता था। यू आर द सन मून एम्पायर्स वॉर गॉड एम्प्रेस। हुओ युहाओ की बर्फ सी ठंडी आवाज दूर तक गूंजी, लेकिन आखिरी शब्द बोलते समय उसकी आवाज में हल्का बदलाव था। और उसका बदलना स्वाभाविक था, क्योंकि उसके कमर पर एक छोटा हाथ उसकी त्वचा को जोर से 180 डिग्री मरोड़ रहा था। कीप प्रिटेंडिंग, टैंग वुतोंग ने मन ही मन खींचकर सोचा। जूजी ने दूर से हो युहाओ को ठंडी नजर से देखते हुए धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैं सन मून एम्पायर की एम्प्रेस हूं। मैं ही इस सेना की कमांडर हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद सामने आओगे। चूंकि तुम आ ही गए हो, तो गिरफ्तारी का विरोध मत करो। लगता है श्रेक सिटी भी तुम्हें नहीं बचा सकी। दोनों की निगाहें बेहद ठंडी थीं। वे बहुत दूर थे और जूजी के चारों ओर बैरियर भी था, इसलिए वे एक दूसरे की आंखें साफ नहीं देख पा रहे थे। पर उस पल उनके दिलों में अजीब सी भावनाएं उठीं। यह पहली बार नहीं था जब वे बैटलफील्ड पर आमने सामने आए हों, लेकिन पहली बार वे अपनी वास्तविक पहचानों के साथ सबके सामने सीधे दुश्मनों की तरह खड़े थे। जूजी बिल्कुल भी लापरवाह नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि सामने हुओ युहाओ था, बल्कि वह और ज्यादा सतर्क थी क्योंकि सामने वही था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले कुछ मुकाबलों में उसे बढ़त मिली थी। उसे हुओ युहाओ की असली क्षमता का पूरा अंदाजा था, और सच भी यही था। हुओ युहाओ ने अकेले जितना नुकसान सनमून एम्पायर को पहुंचाया था, उतना पूरा हेवनली सोल एम्पायर भी नहीं पहुंच पाया था। उसने कितने सर्वेलेंस सोल टूल्स नष्ट किए थे, कितने सोल इंजीनियर्स, सोल टूल फ्रंट्स और न जाने क्या क्या। जू जी की नजरें दूर खड़े हो युहाओं पर जमी थीं, और अब वह पूरी तरह सुनिश्चित हो चुकी थी कि वही उन दो 20 रैंकेड सोल इंजीनियर लेजन पर हुए घात का असली दोषी था। वही था। हो युहाओ शांत स्वर में बोला, मैं अपने कामों के लिए खुद जिम्मेदार हूं। तुमने मुझे बुलाया था तो मैं आ गया। साथ ही मैंने खुद को श्रेक सिटी से अलग कर लिया है। अब मैं सिर्फ खुद का प्रतिनिधित्व करता हूं। पकड़ना है तो पकड़ लो। जो भी नाखुश है, आकर मुझे पकड़ ले। जूजी ने ठंडी आवाज में कहा, तुम खुद पर बहुत भरोसा करते दिखते हो। सच में सोचते हो कि अकेले मेरी 1 लाख की सेना का मुकाबला कर सकते हो? तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं, हमारे सामने झुको या मर जाओ। हुओ युहाओ हंसा, मुझे झुकाना चाहती हो? सपना देख रही हो? तुम होती कौन हो मुझे सरेंडर करने के लिए कहने वाली? तुम्हें पता होना चाहिए, तुम जो सोल टूल्स नीचे जमाए बैठी हो, वे मेरे खिलाफ बेकार हैं। मैं यहां तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब से मैं तुम्हारी सेना के लिए एक विनाशकारी महामारी बनूंगा। तुम जहां जाओगी, मैं वहीं रहूंगा। तुम्हें मारना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे आदमियों को मैं आसानी से मार सकता हूं। तुम्हारे लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर्स हमेशा सक्रिय नहीं रह सकते और पूरी सेना को कवर भी नहीं कर सकते, है ना? हुओ युहाओ की आवाज उसकी स्पिरिचुअल पावर के साथ दूर तक फैली, और सन मून एम्पायर के सभी जनरल्स के चेहरे अचानक बदल गए। उन्होंने हुओ युहाओ की ताकत पहले भी देखी थी। उन्हें नहीं पता था कि वह किस रैंक का है, लेकिन वह बीस्ट गॉड का हमला झेलकर बच गया था। कम से कम टाइटल्ड डूलुओ तो था ही। साधारण टाइटल्ड डूलुओ कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वे सन मून एम्पायर के सर्वेलेंस सोल टूल्स से छिप नहीं सकते थे और नजदीक आते ही उड़ाए जा सकते थे। लेकिन यह आदमी अलग था। वे नहीं जानते थे वह कैसे करता है, लेकिन वह हर सर्वेलेंस सोल टूल से बच सकता था। अगर ऐसा ताकतवर व्यक्ति हत्या करने और छिपकर हमला करने पर उतर आए और पकड़ा भी ना जा सके, तो हर कोई खतरे में था। स्वाभाविक है कि वह साधारण सैनिकों को नहीं मारेगा। जनरल्स और सोल इंजीनियर्स ही उसके लक्ष्य होंगे। 1-2 दिन तो ठीक, लेकिन अगर यह लंबे समय तक चलता रहा, वह कितनों को मार देगा, कोई नहीं जानता था। उन्हें उसके खिलाफ उपाय करने से परहेज नहीं था, लेकिन ऐसे व्यक्ति से निपटना बेहद मुश्किल था। पूरा सन मून एम्पायर तनाव और दबाव में आ गया। जूजी का चेहरा काला पड़ गया और उसने ठंडे अंदाज में कहा, श्रेक एकेडमी के ग्रेजुएट्स कब से इतने नीच हो गए? हुओ युहाओ हल्का मुस्कुराया, यह युद्ध है, और युद्ध में सिर्फ जीत और हार होती है। विजेता राजा बनता है, हारने वाला अपराधी। एम्प्रेस, तुम यह सब जानती ही हो। हाँ, खुले मैदान में हम तुमसे नहीं जीत सकते, और श्रेक एकेडमी ने भी मुझे तुम्हारी वजह से निकाल दिया। अब मैं स्वतंत्र हूं, मेरे पास खोने को कुछ नहीं, खाने की भी जगह नहीं बची। तो क्यों ना थोड़ा मन हल्का कर लूं? और तुम, जिन्होंने मेरा सब छीन लिया, तुम ही मेरे निशाने पर रहोगी। जूजी ने आंखें घुमाईं। ये कब से इतना बेहया हो गया? मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस दे सकती हूं। अगर तुम सन मून एम्पायर में शामिल हो जाओ, तो मैं तुम्हारे सारे अपराध माफ कर सकती हूं। इसके अलावा मैं तुम्हें रॉयल फैमिली के वर्शिप्ड का दर्जा भी दे सकती हूं।
हम तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं जिसकी तुम्हें जरूरत है। हुओ यूहाओ हंसा और उसकी हंसी जानबूझकर बहुत बढ़ा चढ़ाकर थी। सच में? अगर ऐसा है तो मैं सोच सकता हूं। मेरी मांगें बहुत बड़ी नहीं है। सुना है वॉर गॉड एम्प्रेस काफी खूबसूरत है। मेरी पहले से एक पत्नी है, इसलिए तुम्हें पत्नी नहीं बना सकता, लेकिन कॉन्क्यूबाइन तो बन ही सकती हो। बस मेरी कॉन्क्यूबाइन बन जाना। यू जूजी गुस्से से लाल पड़ गई। नीचे का पूरा सन मून एम्पायर का कैंप गरज उठा। यह क्या था? यह तो सीधी बेइज्जती थी। जूजी का सन मून एम्पायर की सेना में बहुत ऊंचा दर्जा था। वह युद्ध की देवी मानी जाती थी, एक ऐसी सैन्य प्रतिभा जिसे दुनिया सदियों में एक बार पाती है। अब बैटलफील्ड पर उसी का अपमान कर दिया गया था, और शू तियनरान के एम्प्रेस बनने के बाद उसके अलावा कोई और रानी या कॉन्क्यूबाइन नहीं थी। हुओ यूहाओ की बात पूरे सन मून एम्पायर का अपमान थी। फायर फीनिक्स लीजन के सोल इंजीनियर्स गुस्से से फट पड़े। अगर जूजी की गरिमा और उसका आदेश न होता तो वे अब तक उस पर हमला कर चुके होते। लेकिन चाहे सन मून एम्पायर के जनरल्स और सोल इंजीनियर्स कितने भी गुस्से में हों, वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी वॉर गॉड एम्प्रेस इस समय अंदर से कितनी उलझन महसूस कर रही थी। तुम कमीने, कितने बड़े कमीने हो तुम! सबके सामने ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो? यह बात तो तुम मुझे अकेले में कहते। कौन जाने, मैं मान भी लेती। क्या तुम्हें पता है कि मैं हर दिन यही सोचती हूं, और मैं इस एम्प्रेस की जगह तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन बनना ज्यादा पसंद करूंगी। जूजी का दिल हल्का हल्का कांप रहा था, और उसकी सांसें भी ठीक नहीं चल रही थीं। उसके पास खड़े फायर फीनिक्स लेजियन के एक्सपर्ट को लगा कि वह गुस्से से उबल रही है, और कोई भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वे सब बस उसके आदेश का इंतजार कर रहे थे। तुम मरने की भीख मांग रहे हो, हुओ यूहाओ! जूजी के शब्द उसके दांतों के बीच से निकले, लेकिन वह नहीं जानती थी कि हुओ यूहाओ, जो अभी भी छिपा हुआ था, खुद भी अंदर से काफी परेशानी में था। टैंग वूतोंग उसे गुस्से में सजा दे रही थी। हुओ यूहाओ लगातार अपनी कॉन्शियसनेस से उसे समझा रहा था कि वह यह सब सन मून एम्पायर के ताकतवर लोगों को भड़काने के लिए कर रहा है, ताकि अपने अगले कदम की तैयारी कर सके। लेकिन तांग वुतोंग अभी सिर्फ एक जलस और नाराज पत्नी थी। क्या? तुम मानती नहीं एम्प्रेस? तो फिर जो तुमने कहा कि तुम मुझे जो चाहूंगी वो दोगी, उसका कोई मतलब ही नहीं? अगर ऐसा है तो मैं भी अब बिना मतलब की बातें कर सकता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते? जूजी ने ठंडे स्वर में कहा। हुओ यूहाओ, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं अब भी आदेश देकर श्रेक सिटी पर हमला करवा सकती हूं और पूरे शहर का कत्लेआम करवा सकती हूं? मैं तुम्हारे एकेडमी की 10,000 साल की नींव मिटा दूंगी और श्रेक एकेडमी को हमेशा के लिए धरती से मिटा दूंगी। हुओ यूहाओ ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। अगर तुम ऐसा करने की हिम्मत करती हो तो मैं अपनी पूरी जिंदगी, अपनी आखिरी सांस तक सन मून एम्पायर के हर व्यक्ति को मारने की कसम खाता हूं, यहां तक कि एम्पायर के नागरिकों को भी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा तब तक जब तक सन मून एम्पायर का खून इस दुनिया से गायब नहीं हो जाता। क्या? सिर्फ सन मून एम्पायर ही नहीं, बल्कि श्रेक एकेडमी के सीनियर मेंबर्स, जो दूर आसमान में खड़े सब देख रहे थे, वे भी ये सुनकर दंग रह गए। अब उन्हें समझ आया कि कल रात यूहाओ अचानक सी गॉड्स पवेलियन में रिजाइन करने क्यों गया था। वह इंपल्सिव नहीं था, उसने पहले से प्लान बना रखा था। ये वह क्या कह रहा है? एक टाइटल्ड डुलुओ होकर वह इनोसेंट सिविलियंस के खिलाफ धमकी दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वह एक हत्या की मशीन बन जाएगा। पूरा कॉन्टिनेंट उसका दुश्मन बन जाएगा। वह एक असैसिन बन जाएगा। यहां तक कि इवल सोल मास्टर्स भी ऐसी बात कहने से डरते हैं। यूहाओ पूरी दुनिया के सोल मास्टर्स का दुश्मन बन जाएगा। स्टार लुओ एम्पायर और डू लिंग एम्पायर भी उसकी रक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि सिविलियंस पर हमला करना सबसे बड़ा निषेध है। बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर, यह सोल मास्टर दुनिया का अटूट नियम है। एक टाइटल्ड दुलुओ की ताकत इतनी होती है कि अगर चाहे तो एक दिन में 10,000 आम लोगों को मार दे। दुनिया में प्रलय आ जाएगी, खून की नदियां बहेंगी। इसलिए यूहाओ सिर्फ सन मून एम्पायर के खिलाफ नहीं गया था, उसने पूरे कॉन्टिनेंट के खिलाफ खुद को खड़ा कर दिया था। वह मानवता के खिलाफ खड़ा हो गया था। एल्डर शुएन हवा में तैरते हुए अचानक एकदम विजिबली परेशान दिखे। एल्डर सॉन्ग ने चौंक कर पूछा, क्या वह सच में ऐसा कर देगा? एल्डर शुएन ने जोर से हंसने की कोशिश करते हुए कहा, असली सवाल यह नहीं है कि वह कर सकता है या नहीं, सवाल यह है कि क्या वह करेगा। उसने अपनी इज्जत तो खुद ही फेंक दी। मुझे नहीं पता वह क्या करने की सोच रहा है। अब समझ में आता है कि वह श्रेक एकेडमी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ना क्यों चाहता था। यह बच्चा हमेशा हमें हैरान कर देता है।
मैं गर्व महसूस करता हूं। चैन दुओदुओ अचानक बोल पड़ा। चैन लिनर ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा। किस बात पर गर्व? चैन दुओदुओ हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता यूहाओ अब सच में अल्टीमेट सोल्जर जैसा बनने लगा है? अल्टीमेट सोल्जर कौन होता है? जो अकेले ही लड़ाई का पासा पलट दे, चाहे दुश्मन लाखों में हो। यूहाओ अब वही एसेंस ले रहा है। और अब उसने जो कहा, साथियों, तुम में से किसी ने कुछ सुना? एल्डर जुआंग सबसे पहले बोले। मैंने तो कुछ नहीं सुना। हम बहुत दूर हैं। यन शाओजे ने कहा। हाँ, मेरे कान भी आजकल ठीक काम नहीं कर रहे। मुझे वापस जाकर साफ करने होंगे। यूहाओ की आवाज तो हमारी तरफ आई ही नहीं, और मुझे यकीन है श्रेक सिटी में भी किसी ने कुछ नहीं सुना होगा। यह लड़का हमेशा खुद से कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है। एल्डर शुआन के होंठ फिर फड़क गए। वह बोले, मैंने कई दिनों से शराब नहीं पी थी, लेकिन कल रात यूहाओ ने मुझे इतना गुस्सा दिलाया कि मैंने कुछ पी ली। सिर अभी भी चकरा रहा है। नहीं, मैं आगे नहीं उठ सकता। मुझे दीवार पर थोड़ा आराम करना पड़ेगा। यह लड़का कभी नहीं हारता। फिर हम यहां खड़े क्या कर रहे हैं? चलो, वापस चलते हैं। एल्डर सॉन्ग का दिल जोर से उछला। अरे, तुम अल्टीमेट डुलुओ होकर कह रहे हो कि तुम उड़ नहीं सकते। कौन मानेगा? क्या तुम खुद भी इस बात पर भरोसा करते हो? एल्डर श्वेन ने गंभीरता से कहा, कुछ बातें अगर तुम खुद को बार बार बोलो तो एक दिन तुम मान ही लोगे। दूर सन मून एम्पायर की 1 लाख की सेना में गहरी खामोशी छा गई। आम सैनिक जो सोच रहे थे कि यह लड़ाई उनसे कोई मतलब नहीं रखती, अचानक चौकन्ने हो गए। उनके सर्वेलेंस सोल टूल्स ने यह भी पकड़ा कि श्रेक सिटी के सोल मास्टर्स वापस लौट रहे थे। इसका मतलब क्या था? उनकी नजर में इसका मतलब था कि श्रेक सिटी ने यूहाओ को छोड़ दिया है। अब वह सच में अकेला था। जूजी ने यूहाओ की ओर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। इस समय उसके दिल में भावनाएं पूरी तरह मिलजुल कर गड़बड़ा चुकी थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना दयालु यूहाओ ऐसी बात बोलेगा। उसे यकीन नहीं था कि यूहाओ सिविलियंस को हर्ट करेगा, लेकिन उसने खुद पर पूरे कॉन्टिनेंट का गुस्सा ले लिया था। क्या मैंने ही उसे यहां तक धकेला है? क्या लिंगडू सिटी में डूलिंग एम्पायर के रॉयल फैमिली का खत्म हो जाना, क्या यह सब मैंने किया है? यूहाओ। जूजी का दिल अचानक थोड़ा नरम पड़ गया, और उसी सॉफ्टनेस ने यूहाओ के प्रति उसकी सावधानी को थोड़ा और बदल दिया। तुम क्या चाहते हो? जूजी की आवाज अभी भी ठंडी थी, लेकिन वह पहले जैसी कठोर और तना हुआ नहीं लगी। हुओ यूहाओ ने शांत होकर कहा, मैं कुछ नहीं चाहता। मैं अकेला हूं, और जीवन भर तुम्हारे खिलाफ लड़ता रहूंगा। हिम्मत मत करना। जूजी ने गुस्से में दहाड़ा। यूहाओ मुस्कुराया। तुम कोशिश करके देख लो, पता चल जाएगा कि मैं डरता हूं या नहीं। मैं अपनी जिंदगी नहीं, यहां मौजूद बाकी लोगों की जिंदगी दांव पर लगा रहा हूं। जूजी का शरीर कांप गया। तुम एक टाइटल्ड डूलुओ होकर इनोसेंट सिविलियंस पर निशाना साधने की सोच रहे हो? क्या तुम्हें आसमान के कोप से डर नहीं लगता? यूहाओ बोला। मैं अपनी कंट्री को मिटने देने से बेहतर स्वर्ग के प्रकोप से मरना पसंद करूंगा। स्वर्ग मुझे मारेगा तो सही, लेकिन इससे वे लोग बचेंगे जिन्हें मैं बचाना चाहता हूं। तो क्या फर्क पड़ता है अगर आसमान मुझे मार दे? जूजी थोड़ा घबरा गई। तुम आखिर चाहते क्या हो? यूहाओ ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। मुझे नहीं पता कि यहां आकर एकेडमी से मुझे सौंपने का कहना तुम्हारा अपना फैसला था या नहीं, लेकिन अब जब तुमने कहा है तो मैं आ गया हूं। लेकिन मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। क्यों ना हम इन दोनों आर्मीज के सामने एक वेजर तय कर लें? वेजर? जूजी का ढीला पड़ा गार्ड फिर से सतर्क हो गया। वेजर? वह क्या दांव लगवाना चाहता है? जूजी ने उलझन में यूहाओ को घूरा। क्या दांव? उसने धीमी आवाज में पूछा। यूहाओ ने कहा, तुम लोग मेरी कंसील करने की क्षमता से सबसे ज्यादा डरते हो, और मैं श्रेक सिटी को नष्ट होते नहीं देख सकता। भले ही अब मेरा उनसे रिश्ता खत्म हो चुका है, फिर भी मैं उसे बचाना चाहता हूं। तो हम 10 लड़ाइयां करेंगे। मैं अकेले 10 लोगों से एक एक करके लड़ूंगा। मौत तक लड़ेंगे। जो जीतेगा वह आगे बढ़ेगा, जो हारेगा वह मरेगा। अगर तुम 10 राउंड्स में मुझे मार देते हो, सब खत्म। अगर मैं 10 राउंड्स जीत जाता हूं, तो तुम अपनी सेना यहां से हटा लोगी और श्रेक एकेडमी पर 3 साल तक हमला नहीं करोगी। अगर तुम मानती हो तो हम अभी यह वेजर शुरू कर देंगे। अगर नहीं, तो फिर सिविलियंस की मौत के लिए तैयार रहो। जूजी को अचानक समझ आया, यूहाओ लंबे समय से इसी बात की तैयारी कर रहा था। यही उसका असली लक्ष्य था, दबाव और धमकी देकर उसे इस वेजर के लिए मजबूर करना। बहुत स्मार्ट। वह अपनी ताकत और धमकियों से पूरी सन मून एम्पायर आर्मी को बांध रहा था। मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं इस वेजर को मानने पर मजबूर हो जाऊं। 1 लाख की सेना सब देख रही थी।
अगर सन मून एम्पायर ने यह वेजर ठुकराया तो यह आर्मी के सोल्जर्स की जान की परवाह न करने जैसा दिखेगा। सेना का मनोबल टूट जाएगा और यू हाओ अगर थोड़ी भी गड़बड़ी कर दे तो रिबेलियन भी हो सकता है। जूजी इस खतरे को स्वीकार नहीं कर सकती थी और उसके जनरल्स भी नहीं। यू हाओ ने अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत सब दांव पर लगाकर सन मून एम्पायर की संपूर्ण सेना को बांध दिया था। और वह अभी युवा था, अल्टीमेट डुलुओ भी नहीं, ट्रांसेंडेंट डुलुओ भी नहीं। फिर भी उसने मांग रखी कि वह अकेला 10 लोगों से लगातार जान की लड़ाई लड़ सकता है। सन मून एम्पायर के पास इसे ठुकराने का कोई बहाना नहीं था। यह लड़का, अगर सन मून एम्पायर पीछे हटती है तो श्रेक की परेशानी खत्म हो जाएगी और स्टार लुओ एम्पायर पर हमला करने का उनका प्लान भी बदलना पड़ेगा। यू यू हाओ, तुमने मुझे वाकई मुश्किल में डाल दिया है। जूजी का दिमाग बहुत तेजी से सोच रहा था। उसी समय उसके मन में अचानक एक आवाज गूंजी, बहुत हल्की लेकिन असामान्य रूप से साफ। इविल सोल मास्टर्स हमारे कॉमन दुश्मन हैं। हम्म। जूजी का दिल उछल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना मजबूत लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर होने के बावजूद यूहाओ अपनी कॉन्शियसनेस उसके दिमाग में भेज सकता है। और उसी पल उसे समझ आ गया कि यूहाओ क्या चाहता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।